हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश तरंग का किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात यदि कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो वह दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए वो डायग्राम, इसमें ये अभिलंब हो गया और ये इधर वाली ये है आपतित किरण जो यहाँ से आपतित हो रही है और दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस आ रही है। ये हो गई परावर्तित किरण। इसके अलावा आपतित किरण एवं अभिलंब के जो मध्य कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और उसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एवं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे आर द्वारा व्यक्त करते हैं। आई बराबर आपतन कोण हो गया एंड आर बराबर परावर्तन कोण हो गया। इसके अलावा आगे है प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तित किरण की आवृत्ति, चाल एवं तरंग धैर्य तीनों अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन तीव्रता घट जाती है। इसके लिए एक प्रश्न है, यदि किसी माध्यम में आपतित किरण की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है तो परावर्तित किरण की चाल क्या होगी? क्या होगी? सेम रहेगी, बराबर रहेगी। तो जितनी आपतित किरण की चाल है उतनी ही परावर्तित किरण की चाल रहेगी। तो परावर्तित किरण की चाल हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। तो पहला पढ़ते हैं हम। पहले नियमित परावर्तन। यदि परावर्तन की घटना किसी समतल सतह से हो तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इस घटना में सभी परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती है। जैसे देखिए आप डायग्राम में नीचे, सभी आपतित किरणें एक निश्चित दिशा में लौटेंगी। अगला है विसरित परावर्तन। यदि परावर्तन की घटना किसी खुरदरी सतह से होती है तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इस घटना में परावर्तित किरण सभी संभव दिशाओं में लौटती है। सतह खुरदरी होने के कारण आपतित किरण एक निश्चित दिशा में न जाकर सभी संभव दिशाओं में जाती है, इसलिए इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम पहले ये डायग्राम देखते हैं। इसमें ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण हो गई। और ये आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बना कोण आई हो गया जो जिसे आपतन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण आर हो गया जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, कोण आर आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। ये इसके दो नियम हो गए। नेक्स्ट है दर्पण। तो दर्पण वह युक्ति है जो परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी समतल कांच की पट्टिका की एक ओर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर तथा पार्श्विक बनता है। यदि h ऊंचाई का कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई h/2 होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो मिरर की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। इसके आगे है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा -1 होती है।
एन बराबर होगा 360 बटा थीटा माइनस 1। एन यहाँ पर है प्रतिबिंबों की संख्या। इसमें यह निम्न स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति है, यदि 360 बटा थीटा एक सम संख्या हो तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होती है। जैसे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, n बराबर 360 बटा 90 माइनस 1, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। इसके बाद स्थिति 2, यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा होगी। जैसे थीटा बराबर 40 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा यानी 9 होगी। स्थिति 3 है, यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो एवं वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा 40 माइनस 1, तो n बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, मतलब 8 प्रतिबिंब बनेंगे।